सो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी पहली क्लास है ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। आई होप आप सबने अपना सिलेबस चेक किया होगा कि आप इस बार इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सिलेबस के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि दिस इज़ अ न्यू थिंग यू आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको पहले से पता होंगी। ठीक है, बट उसको रिविज़न करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, so on the right hand side, as you can see, this is a potential energy diagram, और you can say potential well। इसको well भी कहा जाता है। जैसे कि हम well में देखते हैं, अगर आपके पास कोई यू शेप ट्यूब है तो every molecule और every system that goes down, ठीक है, आपके लास्ट स्टेज में जाके वो रुकना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पे जाके वो स्टेबल है, स्टेबलाइज्ड फील करता है। जितना वो अपवर्ड डायरेक्शन में है उतना वो डीस्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये वेल जो है वो हमें ये बता भी रहा है कि मॉलिक्यूल कहाँ, कौन सी पर्टिकुलर स्टेट पे या किस एनर्जी के स्टेट पे वो ज़्यादा स्टेबल है। सो एज यू कैन सी ऑन द लोअर साइड, ठीक है, मेरे पास एक पोटेंशियल वेल है, ऑन द हायर साइड आई हैव डिफरेंट पोटेंशियल वेल, and this is separated by a certain distance along the nuclear coordinates। ठीक है, so there is a shift in the ground state E0 and in the excited state E1। ठीक है, so what is a potential well, potential energy diagram क्या होता है, why we call it as a potential energy diagram not other diagrams। ठीक है, हम इनहेरेंट एनर्जी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ ऑन द वाई एक्सेस, व्हाट इज़ ऑन द एक्स एक्सेस, ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अपने बुक्स में जाके पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के बारे में सर्च आउट करें, ये क्या है। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, सो यू मस्ट फाइंड आउट ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। ठीक है, एज यू कैन सी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये हमने बहुत बार पिछले 2 साल से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कह लें, इसके बारे में बात करते आए हैं। यू नो दैट इन द लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन यू हैव योर रेडियो वेव्स विच कैन अफेक्ट और ट्रैवल थ्रू बिल्डिंग्स। ठीक है, रेडियो वेव्स जो आपके मोबाइल सिग्नल्स हैं, ठीक है, या रेडियो कम्युनिकेशंस हैं, दैट कैन ऑल वर्क अंडर दिस frequency range। गोइंग टुवर्ड द हायर साइड यू हैव अ माइक्रोवेव रीजन। ठीक है, घर में हमारे माइक्रोवेव हैं। आप जानते हैं कि आपको कोई खाना गर्म करना होता है, माइक्रोवेव कितना जल्दी कर लेता है। सो दैट इज़ अ मॉलिकुलर वाइब्रेशन विच इज़ ऑकरिंग इन द माइक्रोवेव, बट दिस कैन अफेक्ट और ह्यूमन हेल्थ। दैट इज़ वाई आप जब भी माइक्रोवेव को देखेंगे, सो दैट इज़ इंक्लोज्ड इन अ फैराडे केज। ठीक है, similarly now going again toward a higher side you have your infrared radiation। ठीक है, so increasing frequency you have radio to microwave to infrared to visible, okay, to ultraviolet to x-ray and gamma rays। the most harmful one or the higher frequency 10 to the power 20 hertz, that is of gamma rays। ठीक है, एक्स रेज एंड गामा रेज दे आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स। दैट इज़ वाई जब भी हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि जब भी एक्सरे करने के लिए जाते हैं वहाँ पे एक सिंबल लगा होता है, ठीक है, दैट एंट्री इज़ प्रोहिबिटेड, और वहाँ पे जो मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब पहले हटा दिए जाते हैं सो दैट इट डू नॉट इंटरफेयर विद द एक्सरे रेडिएशन एंड अफेक्ट योर हेल्थ। और जब भी वो एक्सरे लिया जाता है तो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो लेके बंद कर दिया जाता है, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड radiation on your body, this can affect your health as well। so under the radio frequency region you have your nucleus spin taking place। जो nucleus spin है वो वहाँ पे मूवमेंट कर सकता है under the influence of magnetic field। as in the previous class we talked about nuclear magnetic resonance। ठीक है, तो वहाँ पे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की यूज़ कर रहे थे और न्यूक्लियर स्पिन की बात कर रहे थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ magnetic field। if you go for higher side towards the microwave region you have the rotation of molecules taking place। ठीक है, पहले मॉलिक्यूल है वो सिर्फ स्पिन चेंजेस टेक हो रहा है, बाकी आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो अब जो मॉलिक्यूल है वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर सकता है। ठीक है,
इफ़ यू अगेन इंक्रीजेस द रेडिएशन टू एन इंफ्रारेड रीजन, तो उस केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर सकते हैं. एंड गोइंग अगेन टूवर्ड द हायर साइड, अल्ट्रावायलेट रीजन, यूवी रीजन, द मॉलिक्यूल कैन एक्साइट टूवर्ड्स इट्स एक्साइटेड स्टेट, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है. सो अगेन, और यूवी विज के बाद क्या होगा, अगर कोई ये पूछे कि व्हाट अबाउट हायर देन यूवी विज, like going towards X-rays and gamma rays, on that case the mutation can takes place. One atomic configuration can change into different structure, ठीक है. ये अगर आप हायर रेडिएशन में जाएंगे तो म्यूटेशंस हो सकती हैं, या फिर ये कहें जैसे रेडियो एक्टिविटी की बात होती है कि वन एटॉमिक number to changes into a different atomic number, so that can happen towards a higher radiation side. Now look at this electronic band spectra. So this is a UV vis, or you can say excitation spectra or electronic spectra. बट यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि जहाँ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हुई है, तो ऑन द हायर साइड one, this electronic excitation, this has many vibrational levels present, right? तो और एक वाइब्रेशनल लेवल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास मल्टीपल रोटेशनल लेवल्स भी हैं. तो अगर मैं हायर एनर्जी की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की बात कर रहा हूँ, या फिर यूँ कहें कि मैं यूवी विज रेडिएशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो लोअर रेडिएशंस हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो इफ़ेक्ट होता है, लोअर रेडिएशंस में क्या हो रहा था, रोटेशंस हो रही थी, वाइब्रेशंस हो रही थी, तो वो भी हो रही हैं अदर दैन योर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन. So what Born-Oppenheimer approximation says is the total energy of the molecule in any state. This will be the sum of electronic, vibrational and rotational energy. Your total energy E, this should be equal to the electronic energy, your vibrational energy and the rotational energy. This will be the sum of all those individual energies. तो बॉर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन सिंपली ये कहता है कि आप कभी भी हायर एनर्जी रेडिएशन में जाएंगे, लेवल पे जाएंगे, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो सिर्फ उसकी अपनी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन नहीं होगी, बट जो लोअर एनर्जीज़ हैं, ठीक है, उनकी भी एक्साइटेशन साथ साथ होगी. एंड दिस विल बी द सम ऑफ ऑल दोज एनर्जीज. And look at this electronic band spectra. Again, we are talking about a potential well diagram. On the y-axis, you have the energy. On the x-axis, you have the internuclear separation. That means अगर मैं diatomic molecule की बात करता हूँ, तो अगर मैं जितना पास आता हूँ x-axis के, that means in this region, ठीक है, more and more repulsion is there. जब दो डायटोमिक मॉलिक्यूल में, मान लीजिए मेरे पास Cl2 मॉलिक्यूल है, तो दोनों क्लोरीन जब पास आने लगेंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो एनर्जी मेरी बढ़ेगी. ऐसे ही जैसे जैसे वो थोड़ा सा दूर जाएंगे तो मेरी एनर्जी डाउन होगी, एक सर्टेन स्टेट पे आके वो स्टेबलाइज हो जाएगी. बट आफ्टर दैट स्टेज अगर मैं उन दोनों क्लोरीन एटम को और ज़्यादा दूर करता हूँ, ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. उस केस में वापस वो डीस्टेबलाइज होगा एंड इट इंक्रीजेस, ठीक है. एंड आफ्टर अ सर्टेन स्टेज इट्स लेवल्स. लेवल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जाके वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा. दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल, this can determine the bond dissociation energy. So in this case, you already know that this expression delta E is equals to h nu, right, where h is the Planck's constant and nu is the frequency which can be expressed as c by lambda, ठीक है. And 1 by lambda, this can be described in terms of wave number nu bar, ठीक है. So we can say that delta E is equals to h nu, or this is equals to hc nu bar. So for a particular electronic excitation, suppose going from V0 to V0 dash, ठीक है, मेरे पास जो नीचे एक पोटेंशियल वेल है, दैट डिटरमाइंस द ग्राउंड स्टेट. उसके अपने लेवल्स हैं V0, V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन.
और जो ऊपर मेरा एक पोटेंशियल वेल है दैट रिप्रेजेंट्स द एक्साइटेड स्टेट। आप यहाँ देख रहे हैं दिस इज़ अ फॉर H2 ग्राउंड स्टेट, दिस इज़ फॉर H2 प्लस विच इज़ द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो गोइंग फ्रॉम वन लेवल V0 टू अ हायर लेवल, ठीक है, V2 V1 डैश और V3, ठीक है, वी हैव मेनी एक्साइटेशंस पॉसिबल। सो यहाँ क्योंकि मेरे पास एक्साइटेशन है दिस कैन गोज फ्रॉम V0 टू V1, V0 टू योर V2, V0 टू V0 डैश, ठीक है। सो देर इज़ अ different rotational transitions as well as vibrational transitions possible, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के साथ बहुत सारे मेरे रोटेशनल ट्रांजिशंस हैं जिसकी वजह से मेरे पास एक बैंड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और वहीं हर एक रोटेशनल ट्रांजिशंस में मेरे पास बहुत सारे वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी पॉसिबल हैं। सो इन टोटल इट फॉर्म्स अ बैंड ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज़ अ बैंड ग्रुप, ठीक है, गोइंग फ्रॉम V0 टू V2 डैश टू V3 V4 V5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा जो है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसके सिर्फ अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन नहीं है, साथ साथ उसके रोटेशनल और वाइब्रेशनल एक्साइटेशंस भी प्रेजेंट हैं। सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग कॉम्प्लेक्स इन नेचर ये प्रेफर किया जाता है बाकी सभी एक्साइटेशन से। देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट बिकॉज इट कैन बी ऑब्टेन ईजिली इन प्रेजेंस ऑफ विजिबल एंड यूवी रीजन, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे पास यूवी विज लाइट है, उसको सिंपली अगर मैं एक कलर्ड सॉल्यूशन में या एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अप्लाई करता हूँ तो मैं उसकी एब्जॉर्बेंस को मेजर कर सकता हूँ एंड फ्रॉम दैट आई कैन इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। So it's a very simple process, that is why it is being favored. And second, this electronic band spectra, this helps in evaluating the dissociation energy. तो जैसे मैंने कहा कि ये जो लेवल है यहाँ पे जाके बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, दिस इज द स्टेबल स्टेट। सो डिफरेंस बिटवीन दीज टू दैट विल गिव यू द डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। So at this frequency at which the line spectrum vanishes and a space of continuous emission starts, so this is the frequency which is necessary for dissociation of molecules into atoms. So that is what the bond dissociation energy is. और जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हेयर द मॉलिक्यूल इज़ इन मोस्ट स्टेबल स्टेट, ठीक है। और जितना वो पास जाता है देर इज़ अ रिपल्सिव फोर्सेस बीइंग टेकिंग प्लेस, जितना वो दूर यहाँ पे रीजन है दिस इज़ द अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो मॉलिक्यूल्स पास आना चाहते हैं। बट अगर आप उन दोनों को सेपरेट करते जाओगे सो एट अ पर्टिकुलर टाइम द मॉलिक्यूल विल ब्रेक, ठीक है। सो दैट पॉइंट इज और दैट फ्रीक्वेंसी एट विच this region becomes flat, this is called as your bond dissociation energy. So electronic excitation can take place between the molecule in the ground state, this region, this is in the ground state, and the molecule in the excited state, this region. So you have two different potential energy diagrams, one is depicting the ground state, another is depicting the excited state, okay. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स एज ऑफ नाउ, ठीक है। आज का टास्क आपका सिर्फ यही है कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ें और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में सर्च आउट करें और अपने क्लासरूम ग्रुप में साथ अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें व्हाट यू हैव लर्न सो फार इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अपने अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, यू कैन ऑल्सो पोस्ट दैट क्वेरीज इन द गूगल क्लासरूम ग्रुप, ओके। सो थैंक यू सो मच।